हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेहरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 12 जो है स्पेस मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, उसे हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो ये पार्ट 2 है। आई होप आप लोग ने पार्ट 1 देख लिया होगा। हमने पार्ट 1 में जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम इस पार्ट से जो है यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड इसके पहले के चैप्टर्स अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया है सारे चैप्टर्स, तो वहाँ से जाकर आप लोग देखेंगे तो लाइन वाइज आप लोग को सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्पेस मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कुकिंग का जो है डिवाइडेशन करके बताया गया था। देयर फॉर द प्रोविजंस रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग वुड बी, अब जैसे जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है कुकिंग के लिए वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स होने चाहिए हमारे पास। ग्रॉसरीज़ में हमारे हर तरह के दाल मसाले 10 तरह की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, वो सारे रॉ मटेरियल्स हमारे पास होने चाहिए। खाना हम जिसमें बनाएंगे मतलब लाइक यूटेंसिल्स, हमारे बर्तन हमारे पास होने चाहिए, है ना। सोर्स ऑफ वाटर, खाने में पानी की ज़रूरत होती है तो लाइक पानी का सोर्स होना चाहिए हमारे पास। प्रिपरेशन एरिया, खाना बनाने से पहले की जो तैयारी होती है, इंतज़ाम होता है, वो सब करने की जगह होनी चाहिए हमारे पास, लाइक छीलना काटना, है ना। सारी चीज़ें जो होती है वो प्रिपरेशन कहलाया जाता है। कुकिंग रेंज, स्टोव एंड फ्यूल, लाइक कुकिंग करने का जो एक जैसे फ्यूल है, किसी के घर में आईजीएल होता है, किसी के घर में गैस होती है। किसी देश गांव वगैरह में चले जाओ तो वो लाइक इंतज़ाम से मिट्टी का चूल्हा वगैरह कुछ बना करके वैसे से खाना बनाते हैं, है ना। तो एक आग का सोर्स होना चाहिए जिसमें खाना बना सकें, पका सकें। स्टोरेज एरिया होना चाहिए, खाना जो बना है या खाना जो बच गया है उसे रखने की जगह हो। एंड होल्डिंग एरिया फॉर कुक्ड एंड लेफ़्ट ओवर फूड्स, वही मतलब एक तरह से वो ऐसा एरिया जहाँ पे हम पका हुआ खाना या फिर जो खाना खाने के बाद बच जाता है खाना, वो रखने की जगह हमारे पास होनी चाहिए। तो इस तरह के एरियाज़ की और चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है कुकिंग के। एक पर्टिकुलर एक वर्ड में हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है कुकिंग में, है ना। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिमिलरली कंसिडर द एक्टिविटी एरिया फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, इसी तरह से अगर कपड़े धोने का एरिया की बात किया जाए वो वी वुड नीड, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्रोविज़न ऑफ वाटर, पानी होना चाहिए, मटेरियल्स होने चाहिए जैसे कि पानी हो, सोप हो, डिटर्जेंट हो, ब्लूइंग एजेंट कहने का मतलब है नील देने वाला, सफ़ेद कपड़ों में हम नील देते हैं ना। स्टार्च हो, मतलब जितने भी ब्रश, या कोई हाथ से कपड़ा धोता है तो उसे ब्रश की ज़रूरत होती है, कोई मशीन से कपड़ा धोता है तो उसे लाइक मशीन हो। पानी हो, डिटर्जेंट हो, या कोई इस तरह का आप कुछ और चीज़ें यूज़ करते हो, वो सारे मटेरियल्स आपको चाहिए होते हैं, है ना। बकेट होनी चाहिए, मग होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए अगर आप हाथ से धो रहे हैं तो। इफ़ वॉशिंग मशीन इज़ बीइंग यूज देन प्रोविज़न ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट नियर इट, अगर वॉशिंग मशीन आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होना चाहिए, प्लग पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे आप स्विच लगाकर मशीन ऑन करके यूज़ कर सको, है ना। अरेंजमेंट टू कलेक्ट सॉइल्ड क्लोथ्स, अच्छा ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि गंदे कपड़े जो आप एक जगह कलेक्ट करके रखो। बेसिकली हर घर में रखा जाता है कि एक एरिया या एक बैग वगैरह या बकेट कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर सारे गंदे कपड़े डाल के रखे जाते हैं। एंड देन वंस इन अ वीक या 2-3 दिन के गैप पर जो है मशीन लगा करके सारे कपड़े धो दिए जाते हैं ना। तो इस तरह से आप गंदे कपड़े स्टोर करने की एक जगह बना सकते हैं। प्रोविज़न फॉर क्लोथ लाइन्स एंड पैग्स और क्लोथ्स रैक फॉर ड्राइंग्स, अच्छा फिर उसके बाद कपड़ा धुलने के बाद सारा प्रोसेस होने के बाद लाइक सुखाने वगैरह की प्रॉपर जगह होनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या है कि आपके कपड़े आराम से सूख जाएंगे, उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। तो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, हम रेगुलर लाइफ में अपने डेली लाइफ में करते हैं, राइट। अब किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो सारा प्रोसेस जो है इस चैप्टर में बताया गया है। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है तो मेरे हिसाब से तो आपको इतना टफ नहीं लग रहा होगा। बहुत बेसिक चीज़ें सारी बताई गई हैं इसमें। बट हाँ, ये आप लोग मान के चलिए कि सारे चैप्टर्स आपके ऐसे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर्स आपके होंगे धीरे धीरे जो नेक्स्ट लेवल जो हाई होता जाएगा ना, तो फिर आपका आगे लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर्स आपके आएंगे, तो वहाँ पे आपका लेवल हाई हो जाएगा, जो आपको बहुत समझ के सारा लाइक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके,
खैर ये सब चैप्टर्स को आप बहुत लाइटली लेना। अगर इसमें से क्वेश्चंस आपके पुट अप होके आ भी जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप अपने तरफ से भी आंसर उसको आराम से कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपकी डेली रूटीन वाली चीज़ है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन टू लाइन बुकिश वाली चीज़ें याद करो। ये वाले चैप्टर्स तो आपको सिर्फ जस्ट लाइक नॉलेज के तौर पर लेना है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, लेकिन स्टिल हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क सेंटर्स। नाउ यू आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट्स दैट ईच एक्टिविटी परफॉर्म एट होम हैज़ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड इट वुड बी बेस्ट परफॉर्म इफ़ इट हैज़ अ वर्किंग एरिया स्पेसिफाइड फॉर इट। तो हमें अभी तक पढ़ने से ये समझ में आ गया कि हमें हर एक्टिविटी के लिए एक एरिया चाहिए होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो, हर एक चीज़ का अपना एक स्पेस चाहिए होता है हमें। और अगर एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करा जाए हमें, हम अपनी तरफ से अरेंज कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, तो हमारी एक्टिविटी जो है ईजी हो जाती है। ओके, द एरिया स्पेसिफाइड फॉर एन एक्टिविटी इज़ नोन एज द वर्क एरिया। जो एक एक्टिविटी, कोई किसी भी तरह की एक्टिविटी करने के लिए जगह, स्पेस हमें प्रोवाइड कराया जाता है या प्रोवाइड हम करते हैं अपने लिए, स्पेसिफाइड स्पेस होता है, तो उसको हम एक तरह से वर्क एरिया कहते हैं या वर्क सेंटर कहते हैं। ठीक है, वर्क एरिया भी एक ही चीज़ है, वर्क सेंटर भी एक ही चीज़ है। जो भी तरह की एक्टिविटी करने की जगह जो होती है उसे हम वर्क सेंटर या वर्क एरिया कहते हैं। फ्रॉम द अर्लियर डिस्कशन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट बाय वर्क सेंटर इज़ नॉट implied to provide a separate room for every activity with the space constraints. In most modern houses it is not possible to have so many rooms, so it is desirable to link two or more similar activities which can be performed in a particular room. All that you need to do is to allocate space for each of the activities in the room. तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि हमने प्रीवियस डिस्कशन पहले जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के डिस्कशन करा है, तो मैंने आप लोगों को जैसे पहले वाली वीडियो में बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का घर बहुत बड़ा हो या बहुत सारे कमरे हों। बेसिकली आजकल ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में रहना वो प्रेफर करते हैं, या मजबूरी में से, लेकिन फ्लैट्स में रह रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, 1 कमरा 2 कमरा, मैक्सिमम 4 या 5 कमरे आपके होते हैं, बहुत अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करके घर ख़रीद रहे हो, फ्लैट ख़रीद रहे हो तो, है ना। लेकिन अगर किसी का घर है जो 1 BHK है, 1 कमरा है, 2 कमरा है, या सिर्फ 3 कमरे हैं, तो उसमें क्या आप लोग डिवाइडेशन ज़रूरी नहीं है हर एक्टिविटी के हिसाब से कर सको कि हमारे पढ़ाई वाला एरिया है, ये हमारे खेलने का एरिया है, ये हमारे म्यूज़िक प्ले और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाने का एरिया है, ये हमारा किचन है। मतलब बेसिक चीज़ें जो मस्ट है डिवाइड करना, आप वही डिवाइड कर सकते हो। जैसे किचन है, आपका वॉशरूम है, आपका बेडरूम है। अब आपका अपने बेडरूम में आप अपना स्टडी रूम भी बना लोगे, वहीं बैठ के खाओगे पियोगे भी, वहीं सो भी जाओगे, वहीं जो अपनी पढ़ाई भी कर लोगे, राइट। तो आप एक कमरे में जो है 10 तरह की, 2-3 तरह की एक्टिविटीज़ आप अरेंज करोगे, ऑर्गेनाइज़ करोगे, तो उसे ही हम कहते हैं स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने इतना तो समझ लिया कि हमें कम जगह में किस तरह से चीज़ों को अरेंज करना होगा। ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा कमरे हैं, तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर आप अपने हिसाब से डिवाइडेशन आराम से खुल्लम खुल्ला कर सकते हैं। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस मैनेजमेंट फॉर फैमिली एक्टिविटीज़। अब फैमिली एक्टिविटीज़ के हिसाब से स्पेस मैनेजमेंट करना। वी विल नाउ डिस्कस द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सम ऑफ दीज वर्क सेंटर्स फॉर वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। जैसे कुकिंग एरिया है, तो कुकिंग एरिया आर यूजुअली कॉल्ड द किचन वेयर ऑल दी कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड। स्टडी द किचन इन योर हाउस एंड जज फॉर योर सेल्फ वेदर द अरेंजमेंट्स मेड अ सेटिस्फैक्ट्री और डू दे नीड सम चेंजेस। तो यहाँ पे बोला गया जैसे हर तरह के हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जो होती हैं, हमारी घर के जो काम वगैरह होते हैं, तो उसमें डिवाइडेशन होता ही होता है। जैसे कुकिंग एरिया मैंने आपको अभी बताया ना, कुकिंग एरिया को स्पेसिफाइड एक एरिया चाहिए ही चाहिए, भले ही वो 1 कमरा क्यों ना हो आपका, या 2 कमरे का घर हो या 3 कमरे का घर हो, किचन आपका सेपरेट हमेशा रहता है। ओके, तो किचन एरिया में बेसिकली आप अपने घर के किचन एरिया को देखो, ठीक है। कुकिंग एरिया बोलो या किचन एरिया एक ही बात है। तो अपने किचन को देखो, उसे जज करो अपने हिसाब से, अपना दिमाग लगाओ, उसमें अरेंजमेंट्स देखो क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है या उसमें कुछ ज़रूरी नीड है कुछ चेंजेस होने की, कि वहाँ पे वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है या कुछ और है। या आप अपने हिसाब से अपने किचन को जज कर सकते हो, अपने घर के किचन को, कि क्या वहाँ पे कोई चेंजेस करने की नीड है, ज़रूरत है, या एवरीथिंग
एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ठीक है. इन द किचन यू नीड टू स्टोर इक्विपमेंट्स एंड थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड डेली एंड दोज विच आर रिक्वायर्ड लेस फ्रिक्वेंटली, बट देयर इज नीड टू स्टोर एवरीथिंग इन द किचन, therefore you tend to store them at different heights depending on the need. The things that are required most often should be stored in a height most conveniently accessible to you, so that you do not have to unnecessarily bend or reach high to pick up what you need. The heavier and frequently used things like atta and rice container are usually stored at a floor level to avoid lifting these containers from a height. Things used occasionally may be stored at a height above normal reach. This is called dead storage. Okay, you can observe all the storage arrangements in the cooking area. Okay, पूरे पैराग्राफ का ओवरऑल मतलब ये है कि जैसे आप अपने किचन को ऑब्जर्व करिए, ठीक है. वहाँ पे ये बोला गया है कि किचन में हम बेसिकली क्या करते हैं. जैसे आटा और चावल है, आटा चावल हमें डेली नीड है, हमारी हमें ज़रूरत होती है, हम रोज़ खाने में बनाते हैं, सुबह शाम या दोपहर में और रात में, है ना. तो वो आप अपने ऐसे जगह पे रखोगे जहाँ पे आपको ईज़िली रीच हो. कहने का मतलब आप अपनी मदर या जो भी, आप खुद भी अगर कुक कर रहे हो तो आपके किचन में वो सामान हमेशा आगे की तरफ होने चाहिए जो कि डेली इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो आपके रॉ मटेरियल्स हो, मसाले हो, दाल हो, चावल हो, आटा हो, है ना, बिस्किट्स हो या नमकीन हो. जो चीज़ आप डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं वो आपको जो है आगे की तरफ रखना होगा या ऐसी जगह रखना होगा जहाँ से आप ईज़िली उसे उठा सको. अब वही अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आटा है, तो आटा अगर आप ऊपर एकदम हाइट पर रोज़ रख दोगे तो कहाँ आप ऊपर चढ़ोगे, स्टूल रखोगे, चढ़ोगे, आटे का डब्बा खींच के नीचे रखोगे, फिर आटा निकालोगे, फिर चढ़ोगे, फिर उसे ऊपर वापस रखोगे. तो वो चीज़ जो है मिसमैनेजमेंट है, ठीक है. अगर आपके घर में इस तरह का सिस्टम है तो वो गलत है. तो हर चीज़ जो कि आपकी डेली यूज़ वाली है, रोज़ आपके एक दिन में 2 बार 3 बार यूज़ हो रही है, तो आप उसको ऐसी जगह रखोगे जहाँ ईज़िली आप पहुँच सको, राइट. और जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमारी क्रॉकरी सेट हो गया या हमारे कुछ ऐसे सामान जो हम रेयरली यूज़ करते हैं, तो उसे आप हाइट पर या कहीं अंदर लाइक अलमीरा है तो उसे एकदम पीछे की तरफ सेट करके रख सकते हो. तो जैसे महीने में एक बार निकालना, हफ्ते में एक बार निकालना, 10 दिन में एक बार यूज़ हो रही है, तो उसे आप पीछे करके रखो. तो एक दिन की मेहनत है, आप चढ़ के निकाल भी लोगे या नीचे झुक के बैठ के निकाल लोगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेली यूज़ वाली चीज़ें हमेशा आगे सेटल करके रखनी है ताकि आप ईज़िली उसे यूज़ कर सको, है ना. तो इसको जो है हम एक तरह से डेड स्टोरेज कहते हैं कि अगर आप वो वाला स्टोरेज एरिया यूज़ नहीं कर रहे हो जो कि आप लाइक पुराने सामान या फिर ऐसे सामान जो रेयरली यूज़ हो रहे हैं, तो वो एक तरह का डेड स्टोरेज होता है. वहाँ पे आप ऐसे सामान रख सकते हो जो रेयरली यूज़ होते हैं, ठीक है. तो इस तरह की चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी है. यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर वगैरह दे रखा है किचन का, तो आप इसको एक बार देख लेना. बाय द वे इतना ज़रूरी नहीं है. Okay, the pre-preparation area can either be inside the kitchen or some of this work can be done outside. अच्छा, pre-preparation का जो एरिया होता है, लाइक सब्ज़ी हम खाना बनाने से पहले जब छीलते काटते हैं, तो हम एक तरह से इसको हम किचन के अंदर भी कर सकते हैं और किचन के बाहर का भी. जैसे मम्मी लोग होती हैं ना कि टीवी चल रही है, टीवी देखते देखते अपना चेयर पे सोफे पे बैठे बैठे अपना प्रिपरेशन कर लिया, आलू छील लिया, काट लिया, भिंडी काट लिया. तो वो जो है आप ज़रूरी नहीं किचन के अंदर ही करो, आप किचन के बाहर भी बैठ के आराम से कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल इन द डाइनिंग एरिया और इन द लिविंग रूम. हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप अपना ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में टीवी देखते देखते या बैठ के जो भी आप करते करते अपना प्री प्रिपरेशन वाला काम कर सकते हैं, ठीक है. वाइल वॉचिंग टेलीविज़न, वही चीज़ मैंने बोली, वाइल वॉचिंग टेलीविज़न और टेंट्स टू कट वेजिटेबल और पिक पल्सेस. हाउएवर प्रॉपर केयर शुड बी टेकन दैट आफ्टर फिनिशिंग द वर्क द प्लेस इज़ प्रॉपरली क्लीन. हाँ, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अब किचन का काम हम ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली गंदा हो जाएगा, मैसी हो जाएगा. तो हम उसको साफ़ करके रखें, अपने ड्राइंग रूम को, लिविंग रूम को किचन की तरह ना बना दें, है ना. After cooking, the food is served. The food can either be served in the kitchen if there is enough space, or there can be separate dining area outside the kitchen if there is not enough space in the kitchen to keep the dining table. A folding dining table fixed in the wall can be used whenever required. The table can be opened and used. Further, the places in the wall behind the table can be used for storing crockery, कटलरी एक्सेट्रा. ओके, यहाँ पे कहने का मतलब है कि
जो आपका कुकिंग वगैरह है, जैसे आपने खाना बनाया, तो अगर आपके किचन में स्पेस है तो आप खाना जो है किचन में ही सर्व करके प्लेट में जो है आप दे सकते हो। या आपका किचन इतना बड़ा है कि वहाँ पे आपकी डाइनिंग टेबल है तो आप वहीं पे लगा दोगे फ़ौरन, है ना। या आपका किचन छोटा है तो आप डेफ़िनेटली जैसे बेड पर या कहीं पे आपको जैसे भी आपने अपना एरिया मैनेज कर रखा है आप वहाँ पे लगाओगे। स्पेस बड़ा है तो डेफ़िनेटली आप किचन में ही खाना प्लेट में निकाल के दे दोगे, सब अपना अपना उठा कर ले जाएंगे या आप खुद ले जा कर के सर्व कर दोगे। इतनी सी चीज़ बस बताइए यहाँ पे, ठीक है। यूटेंसिल्स वॉशिंग एरिया शुड बी नियर द कुकिंग एरिया। अच्छा, बर्तन धोने का जो एरिया होता है, लाइक वाटर सोर्स जो होता है, वो आपकी कुकिंग वाले एरिया से पास में ही होना चाहिए, ठीक है। एज़ फार एज़ पॉसिबल बिकॉज वाटर इज़ रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज ऑफ कुकिंग, क्योंकि पानी जो है वो थोड़ी थोड़ी देर पे ज़रूरत होती है कुकिंग के दौरान, तो पानी का सप्लाई दूर होगा तो मुश्किल होती है कुकिंग में। और प्री प्रिपरेशन में भी पानी की ज़रूरत है, लाइक आलू आपने छीला या छीलने से पहले आपको वॉश करना होता है, तो प्रिपरेशन, सर्विंग एंड क्लीनिंग सारी चीज़ें जो हैं वाटर सप्लाई से ही होंगी। तो वाटर सप्लाई आपके आसपास ही होना चाहिए कुकिंग एरिया के आसपास, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो रेगुलर वाटर सप्लाई देन अ प्रोविज़न कैन बी मेड फॉर स्टोरिंग वाटर इन और नियर द किचन। तो अगर आपके कुकिंग एरिया के आसपास वाटर सप्लाई नहीं है तो कुछ आप स्टोरेज एरिया रख सकते हो, कुछ ऐसा बकेट या ऐसा कंटेनर जिसमें पानी हो, तो आप उसको लाइक इधर उधर भागकर आपको पानी का इंतज़ाम ना करना पड़े, आप वहीं से ही पानी का यूज़ कर लो, ठीक है। इसके बाद जो आप लोग का ये वाले पेज से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। आप लोग को आई होप यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वैसे तो इजी टॉपिक है, ठीक है। स्टिल आप लोग को डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस अलग से ज्वाइन करनी है तो मैं खुद आप लोग को पढ़ाऊँगी। आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आप लोग को इसके आगे का प्रोसेस मैं खुद बता दूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ज्वाइन कर लेना ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो या इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं आप लोग को देखा नहीं है आप लोग ने, तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोज़ प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। तो आप लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है, तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे healthy and thanks for watching.